क्या है इको का सिलेबस, ध्यान से देखेंगे। इको 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। 11th और 12th की इको 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। क्या है वो 4 पार्ट्स, ध्यान से देखेंगे। हो रहा है, हो गया, चलो। 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स, एक इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और एक स्टैटिस्टिक्स। चारों का आपस में ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है। चारों का आपस में ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है, ज्यादा लेना देना नहीं है। बट यस, माइक्रो इकोनॉमिक्स की अंडरस्टैंडिंग विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग मैक्रो इकोनॉमिक्स इन अ बेटर वे, बट बहुत कम सिग्निफिकेंस रहेगा। द पॉइंट इज, economics as a whole is the understanding of microeconomics also, macroeconomics also, Indian economic development also, and definitely statistics also. इकोनॉमिक्स एक लौता सब्जेक्ट है जो कॉमर्स स्ट्रीम में भी दिया जाता है, साइंस में भी दिया जाता है, और ह्यूमैनिटीज में भी दिया जाता है एज एन ऑप्शन। एक लौता सब, अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश ऑफ कोर्स। रीजन रीजन ये कि सबसे कॉमनली यूज सब्जेक्ट है, सबसे कॉमनली यूज सब्जेक्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट कह सकते हैं करंट सिनेरियो में, सबसे इंपॉर्टेंट कह सकते हैं करंट सिनेरियो में। कि अगर आप ये सोचें कि आज की डेट में सबसे सॉट आफ्टर जॉब कौन सी है, डेटा एनालिस्ट। 10 साल पहले इन्वेस्टमेंट बैंकिंग थी, 10 साल पहले इन्वेस्टमेंट बैंकिंग थी। आज की डेट में इन्वेस्टमेंट बैंकिंग नंबर 1 पे नहीं है, डेटा एनालिस्ट है। डेटा एनालिस्ट क्यों? क्योंकि डेटा इतना ज्यादा अक्यूमुलेट हो चुका है, डेटा इतना ज्यादा अक्यूमुलेट हो चुका है, अब उसको एनालाइज करने के लिए चाहिए लोग, उसको एनालाइज करने के लिए चाहिए डिसीजन मेकिंग के लिए डेटा एनालिस्ट। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटी सी डिसीजन कि आप बिजनेस करना चाहते हो, किस चीज का बिजनेस करें, ये भी तो बहुत ही बड़ी डिसीजन है। तो डेटा हेल्प करता है इसमें कि आपके पास डेटा है, किस टाइप के बिजनेसेस ऑलरेडी कितने ज्यादा एस्टैब्लिश्ड हैं, किस टाइप के प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज्यादा है, किस चीज की शॉर्टेज है, किस चीज का एक्सेस सप्लाई है, क्या नहीं है। बट डेटा को एनालाइज करके आप एक बेटर डिसीजन ले पाएंगे। इकोनॉमिक्स यूज होता है वहां पे, इकोनॉमिक्स यूज होता है वहां पे। एक्चुरियल साइंसेज में इकोनॉमिक्स यूज होता है, बीकॉम ऑनर्स में इकोनॉमिक्स यूज होता है, इकोनॉमिक्स ऑनर्स में तो डेफिनेटली यूज होता है, बीबीए में इकोनॉमिक्स यूज होता है, लॉ में कुछ एक्सटेंड तक इकोनॉमिक्स यूज होता है, यूपीएससी में इकोनॉमिक्स यूज होता है। बहुत ही कम फील्ड्स हैं जहां पे इकोनॉमिक्स यूज नहीं होता है, बहुत ही कम फील्ड्स हैं इकोनॉमिक्स यूज जहां नहीं होगा। वेरी लाइट सब्जेक्ट, वेरी लाइट सब्जेक्ट, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। बट किस डेप्थ में जाओगे, दैट विल डिसाइड वेदर इट इज इजी और डिफिकल्ट। ऊपर ऊपर से टच करोगे तो बहुत ही आसान है, बट मैं कह रहा हूँ कि गो डीप, गो डीप, गो बियॉन्ड द बुक, गो बियॉन्ड द बुक, सो दैट यू आर एक्चुअली एबल टू यूज द सब्जेक्ट। तो जब हम कुछ बातें करें तो हम सिर्फ अपने आप को ये रिस्ट्रिक्ट ना कर दें कि 11th का सिलेबस क्या है, क्या ये मेरे कोर्स में है। नो, अब उस चीज से बाहर आ जाओ। कोर्स में है या नहीं है वो एग्जाम से पहले देखना, आपको पता होना चाहिए, आपकी नॉलेज होनी चाहिए, वो पढ़ते टाइम एटीट्यूड होना चाहिए कि कुछ भी सुन रहे हो तो उस टर्म की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। कोर्स में नहीं है, कोर्स में नहीं होता मतलब एग्जाम में आएगा कि नहीं आएगा, यही हुआ ना इसका मतलब। एग्जाम में आएगा कि नहीं आएगा वो तो बड़े शॉर्ट टर्म अप्रोच हो गई। अब हम सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, वी नीड टू अंडरस्टैंड, हम सिर्फ एक एग्जाम के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। अब हम उस हिसाब से एक सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं कि शायद लाइफ में मुझे उससे रिलेटेड करियर करना हो, तो कोर्स से बाहर आना पड़ेगा, कोर्स से बाहर आना पड़ेगा। क्योंकि कोर्स का क्या होता है, कोई वेव आ जाती है तो कोर्स में से 10% डिलीशन हो जाती है, 20% डिलीशन हो जाती है, 30% डिलीशन हो जाती है।
तो कोर्स में से तो वो कट गया, आपने तो वो चीज नहीं करी। अब कल को जब हम नेक्स्ट क्लास में जाते हैं तो अज्यूम किया जाता है कि पुराने सारी चीजें हो चुकी हैं। आपके CUET में बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शन है, 100% syllabus will be covered irrespective of what was deleted earlier। कि आपके 11th-12th में कुछ डिलीट हो गया, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 11th-12th की बुक्स में एग्जिस्ट करता है ना, तो इट कैन बी टेस्टेड। आपके इंटरव्यूज में एनीथिंग कैन बी टेस्टेड। आपके कॉलेजेस में अज्यूम किया जाएगा कि जो 11th-12th का कंटेंट है आपको थरली आता है। तो कोर्स में से कट गया प्लीज, क्योंकि 11th में एक कॉमन मॉनिटर नहीं है, कोई कॉमन प्लेटफॉर्म नहीं है। 12th में कॉमन बोर्ड होता है, 11th में हर स्कूल अपने हिसाब से कराता है। तो कुछ चीजें वो एक्स्ट्रा करा देते हैं, कुछ चीजें वो डिलीट करते हैं कि ड्यू टू वट एवर रीजन, ड्यू टू देयर ओन लिमिटेशन, वो कुछ चीजें आपको पूरी नहीं करा पाएंगे, कुछ चीजें डिलीट हो जाएंगी, क्योंकि 11th में कोई कॉमन बोर्ड नहीं है। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, बुक में है तो आपको पता ही होना चाहिए। याद मत करो, अंडरस्टैंड करो। याद मत करो, अंडरस्टैंड करो, क्योंकि वो चीज लिंक्ड होगी, आगे कोई चीज काम आएगी। तब आपको उस टाइम पे नहीं पता होगा कि उसका आगे यूज क्या होगा। तो जो चीज आपको नहीं कराई गई उसके बारे में बहुत ब्रीफ में भी पता होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि वो टर्म सर ये तो नहीं आएगा एग्जाम में तो मैं नहीं कर रहा। 11th-12th में ऐसे मत करना। 11th-12th में ऐसे, मैं तो अपना काम भी बढ़ा रहा हूँ ना ऐसा बोल के कि वो चीज भी समझ नहीं आए जो आपके कोर्स में है तो भी मेरे से पूछना, मैं तो एक्सप्लेन करूंगा ही करूंगा। उसके बाद भी समझ नहीं आए तो बस उतना पता होना चाहिए कि डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर पाओ, और बाई चांस इंटरव्यू में वो क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो कितनी शर्म की बात होगी कि सर ये मेरे कोर्स से डिलीट हो गया था। हमें तुम्हें ये याद है कि ये तुम्हारे कोर्स से डिलीट हो गया था, पढ़ लेते 10-15 मिनट। चलो, इकोनॉमिक्स के 4 सेगमेंट हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, आईईडी एंड स्टैटिस्टिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स हम कौन सी क्लास में स्टडी करेंगे? 11th। मैक्रो इकोनॉमिक्स हम कौन सी क्लास में स्टडी करेंगे? 12th। आईईडी 12th, स्टैटिस्टिक्स 11th। स्टैटिस्टिक्स एक बिल्कुल ही अलग फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स हो गई। स्टैटिस्टिक्स का पर्पस क्या है? स्टैटिस्टिक्स का पर्पस है जो इतना सारा डेटा है, जो इतना सारा डेटा है उसको कैसे करेक्ट किया जा सकता है, उसको कैसे मीनिंगफुल प्रेजेंटेशन दी जा सकती है, उसको कैसे यूज किया जा सकता है डेटा। डिफरेंट डिफरेंट टूल्स हम सीखेंगे स्टैटिस्टिक्स में, वो एक अलग सेगमेंट हो गया। अभी हम स्टैटिस्टिक्स को कर देते हैं साइड में। 11th में स्टैटिस्टिक्स 50% कोर्स कैरी करेगा, उसमें मैं अभी डिस्कशन करूंगा। आईईडी, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्योरली थियोरेटिकल, जीरो न्यूमेरिकल्स। गुड और बैड, नॉट द पॉइंट। पॉइंट इज कि इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक सब्जेक्ट होता है एनालिटिकल बेस्ड, एक सब्जेक्ट होता है कॉन्सेप्ट बेस्ड, एक सब्जेक्ट होता है इंफॉर्मेशन बेस्ड। तो मतलब क्या होता है इस बात का? इंफॉर्मेशन बेस्ड एक सब्जेक्ट होता है, इंफॉर्मेशन आपके पास है तो आप आंसर कर पाएंगे, आप डिसीजन ले पाएंगे। इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप एनालाइज करके लॉजिकल रीजनिंग उसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसमें कॉन्सेप्ट नहीं है। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, व्हाट वाज द स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ एट द टाइम ऑफ गेनिंग इंडिपेंडेंस। अब दैट इज नॉट अ कॉन्सेप्ट, दैट इज इन हिस्ट्री, दैट इज एन इंफॉर्मेशन कि यहाँ तो आपको पता है या आपको नहीं पता है, उसमें लॉजिक नहीं चलता है। Indian economic development is not about logical reasoning. It is purely information based, purely theoretical, purely historical in nature. Majority of it. Indian economy on the eve of independence क्या थी? फिर उसके बाद gradually when we gained independence, तो planning commission setup हुआ, 5-year plans हमने start किए, तो क्या क्या steps लिए Indian economic development के लिए? क्या क्या स्टेप्स लिए विद रिगार्ड टू द ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, फॉरेन ट्रेड, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। व्हाट डू यू मीन बाय डेमोग्राफी? व्हाट डू यू मीन बाय डेमोग्राफी? इट इज अ न्यू टर्म फॉर यू। तो हो सकता है कि सर नो आइडिया, तो बोलना है, किसी को ट्राई करना है। डेमोग्राफी, डेमोग्राफी इज द स्टडी ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री। डेमोग्राफी is the study of population of a country with regard to birth rate, death rate, infant mortality rate, literacy rate, unemployment rate, different aspects
स्टडी ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री इज कॉल्ड डेमोग्राफी। तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हम ये सीखेंगे कि क्या स्टेप्स लिए गवर्नमेंट ने, क्या थी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, व्हाट डू यू मीन बाय आउटसोर्सिंग, कैसे पॉवर्टी को एलिविएट करने के लिए प्लान सेटअप करे, पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स क्या थे, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, एजुकेशन के लिए क्या गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए, ले रही है, हेल्थ इंप्रूव करने के लिए क्या स्टेप्स लिए, ले रही है, human capital formation, rural development, majority of our population is living in the rural areas, majority of the population. So what steps are being taken for rural development, what facilities are being given to them, वहां पे कोई banks इतने ज्यादा deep rooted नहीं है, तो कैसे वहां पे finance provide किया जा रहा है, what steps are being taken by the government for rural development, what steps are being taken by the government for improving the infrastructure includes your energy, power, it includes your health infrastructure, it includes your roads, highways, railways. What steps are being taken to improve the state of infrastructure? What steps are being taken to improve the state of employment? Poverty अलग है, employment अलग है, employment के लिए क्या schemes ला रहे हैं? What do you mean by मनरेगा? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम, महात्मा गांधी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम है। तो उसमें क्या होता है, जस्ट एक एग्जांपल के लिए डिस्कस कर रहे हैं, अभी कुछ नहीं आपको पता होना चाहिए, बट मैं बस बता रहा हूँ कि क्या कंटेंट है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। सर वो तो 12th में करेंगे ना, तो क्या हो गया, बस इतना ही पता होना चाहिए कि कंटेंट क्या है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड एस्पेक्ट्स, पॉवर्टी, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, रूरल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट। मनरेगा कहती है कि एक स्कीम है कि या तो हम आपको 100 डेज के लिए जॉब क्रिएट करके देंगे, काम प्रोवाइड करेंगे, काम प्रोवाइड नहीं करा पाए तो उतने दिन के पैसे देंगे, कि या तो हम आपको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देंगे कि काम है आ जाओ, नहीं हम एज अ गवर्नमेंट इफ वी फेल टू क्रिएट वर्क देन वी विल मेक द पेमेंट फॉर दोज 100 डेज। बात समझ आई? तो हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, पॉवर्टी एलिविएशन और एम्प्लॉयमेंट इंटर रिलेटेड है। एनवायरमेंट वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस व्हिच वी आर फेसिंग। तो एनवायरमेंट को इंप्रूव करने के लिए क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं, ओजोन लेयर डिप्लीशन के लिए क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और लास्ट सेगमेंट होगा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, अ कंपैरिजन ऑफ इंडिया विद इट्स नेबर्स चाइना एंड पाकिस्तान। पॉइंट, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्योरली इंफॉर्मेशन बेस्ड सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट ही है वो, एक सेगमेंट इकोनॉमिक्स का वो एक सेगमेंट ही है। जब हम आगे जाएंगे कॉलेज में एक पूरा सब्जेक्ट होगा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एक पूरा सब्जेक्ट होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक पूरा सब्जेक्ट होगा मैक्रो इकोनॉमिक्स, एक पूरा सब्जेक्ट होगा स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स पूरा एक कोर्स भी होता है। तो मतलब ये चीजें, इनके छोटे छोटे सेगमेंट आपका पूरा एक फ्यूचर बना सकते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए अंडरस्टैंडिंग तो होनी चाहिए बेसिक, कि हम इसमें सीखने क्या क्या वाले हैं, इसको लाइफ में अप्लाई कहाँ कर सकते हैं। तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट यूपीएससी में तो बहुत ही ज्यादा काम आता है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज वाले इन्हीं चैलेंजेस को तो अटैक कर रहे होते हैं। डिसीजन मेकर्स, बिग डिसीजन मेकर्स जो इकोनॉमिक अपने गवर्नमेंट में है, तो वो इन्हीं से रिलेटेड डिसीजंस तो ले रहे होते हैं। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन बेस्ड कैसे है, ये बात समझ आ गई कि यहाँ तो वो बात आपको पता है या नहीं पता है कि कौन सी उन्होंने पॉलिसीज लाई, कौन सी पॉलिसीज का क्या सक्सेस रेट रहा, कितना उनमें फेलियर हुआ, क्या ड्रॉबैक्स थे, फिर क्या स्टेप्स लिए गए। इट इज ऑल इन लॉजिकल रीजनिंग नहीं है उसमें। लॉजिकल रीजनिंग होती है कि जैसे मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, मैक्रो इकोनॉमिक्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज एनालिटिकल, लॉजिकल रीजनिंग के साथ मजा ही आ जाएगा उसमें, और मतलब आपकी ग्रोथ को बहुत ज्यादा एनहांस करता है। बेसिक सा छोटा सा एग्जांपल, हमारी इकोनॉमी अभी इन्फ्लेशन, वर्ल्ड ओवर ग्लोबल इन्फ्लेशन फेस कर रहे हैं, यस और नो? नो आइडिया।
मे बी, नो आइडिया। सानू की ग्लोबल, यहाँ हमारे चामुंड की रोड बन रही है, हम उसी में खुश हैं इतने सालों बाद। नहीं, अब थोड़ा सा पता होना चाहिए, क्योंकि अब आप एक स्ट्रीम में आ गए हैं, अब आप एक स्ट्रीम में आ गए हैं। तो इकोनॉमिक्स, डोंट रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ टू जस्ट द इंडियन इकोनॉमिक्स, ग्लोबल। आपका तो स्ट्रक्चर है सीबीएसई, वरना आईसीएससी, आईबी, इन सब में तो इकोनॉमिक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक्स है, सिर्फ इंडियन नहीं है। हम सिर्फ इंडियन पढ़ते हैं, हम जितनी बातें भी पढ़ते हैं ना, रिस्ट्रिक्टेड टू द इंडियन इकोनॉमी ही पढ़ते हैं। वो तो आपके कोर्स की लिमिटेशन है, वो तो आपके कोर्स की लिमिटेशन है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो पढ़ लो, नहीं नहीं, इतना नहीं हो पाएगा तुमसे, बट एटलीस्ट एक बेसिक आइडिया दो कि दुनिया में चल क्या रहा है। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय इन्फ्लेशन? मतलब मैं तो थोड़ा ज्यादा आगे चला गया, पहले एक मिनट, इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? ट्राई, हो सकता है नहीं पता, 2 मिनट के बाद पता होगा। तो शर्माना नहीं है, अगर नहीं पता तो बोलना नहीं पता। नहीं पता इसलिए नहीं पता क्योंकि पहले जब वो कभी वर्ड डिस्कस हुआ तो आपने पूछा ही नहीं कि उसका मतलब क्या होता है। समझ आ रही बात? ऐसा नहीं हो सकता कि आपने इन्फ्लेशन वर्ड ना सुना हो, इन्फ्लेशन वर्ड सबने सुना है। बिल्कुल हो सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लोग नहीं खरीद पाते हैं, उस स्टेज पे होती है इन्फ्लेशन। अगर आईफोन 80,000 से 1 लाख का हो गया तो विल इट बी अ पार्ट ऑफ इन्फ्लेशन? तो दैट वोंट बी इन्फ्लेशन। पेट्रोल, जैसे पेट्रोल है, नहीं नहीं, तो जैसे पेट्रोल है, 80 का हुआ करता था 2 साल पहले, अब 97 98 का है, तो क्या अब हम अफोर्ड नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन क्या इन्फ्लेशन हुई कि नहीं हुई? नहीं हुई। हुई कि नहीं हुई? क्योंकि आपने बोला कि इन्फ्लेशन तब होगी जब हम अफोर्ड ही ना कर पाए। मतलब हो सकता है ना कि आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ इन्फ्लेशन वो है कि अब तो ये हमारे औकात के बाहर जा चुका है, हो सकता है ना? यही थी ना अंडरस्टैंडिंग? हाँ, कोई बात नहीं, हो सकता है सही हो, चांसेस कम है। करेंसी से कोई लेना देना नहीं है इन्फ्लेशन का, करेंसी से कोई लेना देना नहीं है इन्फ्लेशन का, ठीक है ना? कि डॉलर 80 से 85 हो गया, दैट हैज गॉट नथिंग टू डू विद इन्फ्लेशन, ठीक है ना? इन्फ्लेशन एक अपने आप में अलग फिनोमेना है, दैट कैन एडिशनली इम्पैक्ट इन्फ्लेशन, बट दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द मीनिंग ऑफ इन्फ्लेशन। किसी चीज की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ती है, जब उसकी कंज्यूमर ज्यादा हो जाता है तो उस चीज का प्राइस बढ़ जाता है। किसी चीज की शॉर्टेज हो जाए, इकोनॉमी में किसी भी चीज की शॉर्टेज हो जाए तो उसके प्राइसेस बढ़ने शुरू हो जाते हैं। ओके, तो कंज्यूमर बढ़ने से ही होती है इन्फ्लेशन, मतलब शॉर्टेज की वजह से ही होती है? तो शॉर्टेज के दो रीजन हो सकते हैं। शॉर्टेज के भी दो रीजन हो सकते हैं, एक कि डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई, डिमांड मतलब कंज्यूमर बहुत ज्यादा बढ़ गए, और दूसरा सप्लाई अफेक्ट हो गई, सप्लाई अफेक्ट हो गई, सप्लाई अफेक्ट हो गई, एज इन द केस ऑफ रशिया एंड यूक्रेन एंड यूरोपियन कंट्रीज। रशिया गैस एंड एनर्जी सप्लाई करती है पूरे यूरोप को, गैस एंड एनर्जी का बिगेस्ट सप्लायर था रशिया। वॉर हुई तो यूएसए ने सैंक्शंस लगा दिए। सैंक्शन लगाने का मतलब क्या होता है, सुना तो होगा सबने? नहीं सर, सच्ची सच्ची बताएंगे, किसने नहीं सुना कि यूएस ने रशिया पे सैंक्शंस लगाए? सुना आपने? नहीं, वर्ड वर्ड सैंक्शन, मतलब ऐसा कुछ भी सुना कि यूएसए ने कुछ तो किया था? सर आप मुझे कहो सैंक्शन, ये सैंक्शन क्या होता है? मुझे तो लोन सैंक्शन होते हैं, ये कौन सा सैंक्शन है? सैंक्शन ये होता है उसको सैंक्शन कर दिया, उसके साथ ट्रेड नहीं कर सकते, उसके साथ ट्रेड नहीं कर सकते, तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ? बिगेस्ट सप्लायर ट्रेड नहीं कर सकते, तो कह रहे कहां से आएगी? अब गैस की सप्लाई अफेक्ट हो गई। मैं बस आपको इन्फ्लेशन का कॉन्सिक्वेंस बता रहा हूं, तो सिर्फ डिमांड बढ़ने की वजह से नहीं, सप्लाई कम होने की वजह से भी इन्फ्लेशन होती है। इन्फ्लेशन का मतलब होता है इंक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल, किसी भी चीज का प्राइस बढ़ जाना इन्फ्लेशन होती है। कोई चीज पिछले साल 50 रुपए की थी, अब 55 की हो गई,
55 की हो गई, दैट इज इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब होता है इंक्रीज इन द जनरल ओवरऑल प्राइस लेवल, ओवरऑल प्राइस लेवल, इन्फ्लेशन। मैक्रो पॉइंट ऑफ मतलब इकोनॉमी के लेवल पे बात होती है। तो अब क्या हुआ, गैस सप्लाई नहीं हो पाई। आपको पता है पावर के इन्फ्लेशन रेट क्या था वहां पे, 200%, 300%, 400%, इट वेंट अप टू मोर देन 500%। मतलब जो चीज 100 की थी 500 की हो गई, बिकॉज ऑफ शॉर्टेज, बिकॉज ऑफ शॉर्टेज। एक छोटी सी बात पे आ रहा हूं वापस, कि अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन हो जाए, महंगाई हो जाए, अब इंडिया में भी इन्फ्लेशन हुई, इंडिया में भी इन्फ्लेशन हुई, तो इन्फ्लेशन को, अब आपके पॉइंट पे आ रहा हूं, तो इन्फ्लेशन का एक रीजन होता है कि डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई। अब इनके डिमांड को किसी तरीके से रिस्ट्रिक्ट किया जाए, क्योंकि इनकी डिमांड बढ़ रही है, लोग कह रहे हैं हमें और सामान चाहिए, हमें और सामान चाहिए, और इतना हम बना नहीं पा रहे, इतनी सप्लाई है नहीं। कि फॉर एग्जाम्पल मोबाइल फोन चाहिए, मोबाइल फोन चाहिए, मोबाइल मोबाइल फोन चाहिए, डिमांड है 1000 यूनिट्स की और सप्लाई है 500 यूनिट्स की। दो ऑप्शन है, आप प्रोड्यूसर हो, आप प्रोड्यूसर हो, आप मोबाइल फोन्स बनाते हो और आपकी कैपेसिटी है 500 यूनिट्स की और डिमांड है 1000 यूनिट्स की, क्या करोगे? पहली बात तो आपके लिए फेवरेबल है या अनफेवरेबल? आपकी कैपेसिटी है 500 यूनिट्स और डिमांड है आपके फोन की 1000 यूनिट्स, आपके लिए फेवरेबल सिचुएशन है या अनफेवरेबल? वेरी फेवरेबल सिचुएशन, वेरी वेरी फेवरेबल सिचुएशन। वाई? बिकॉज यू आर एट एन एडवांटेज, यू आर इन अ डोमिनेटिंग पोजिशन। आप एक चीज के प्रोडक्ट बना रहे हो जिसकी डिमांड बहुत हाई है, तो मतलब आपका प्रोडक्ट अच्छा चल रहा है, और मतलब आपके ऊपर और ऑर्डर्स आ रहे हैं कि, और मतलब इन द सेंस कि बाइंग ऑर्डर्स, ऑर्डर्स प्लेस करेंगे और बनाओ और बनाओ, तो मतलब आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, यू आर एट अ वेरी वेरी गुड एडवांटेज। व्हाट विल यू डू इन दिस सिचुएशन? एक ऑप्शन है कि सर, मतलब अच्छा है रैशनल थिंकर, कि मैं अपने आउट सप्लाई बढ़ाऊंगी, मैं अपने आउटपुट कैपेसिटी बढ़ाने की कोशिश करूंगी, लेकिन नहीं बढ़ पा रहे तो क्या करोगे? प्राइसेस बढ़ाना शुरू कर दोगे, प्राइसेस बढ़ाना शुरू कर दोगे। तो नाउ दिस इज इंफॉर्मेशन बेस्ड और लॉजिकल, लॉजिकल। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स बोथ आर लॉजिकल, एनालिटिकल, जिसमें कॉन्सेप्ट यूज होंगे। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स पे वापस आ रहा हूं, इन्फ्लेशन हुई, महंगाई हुई, अब इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। इकोनॉमी के पास, गवर्नमेंट के पास क्या टूल्स हैं, गवर्नमेंट के पास क्या टूल्स हैं कि आपकी डिमांड को रिस्ट्रिक्ट करे? तो उन्होंने क्या करा, रेपो रेट बढ़ा दिया। क्या करा? रेपो रेट बढ़ा दिया। रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट, इट इज द रेट of interest, it is the rate of interest at which RBI, it is the rate of interest at which RBI lends money, it is the rate of interest at which RBI lends money to the commercial banks, commercial banks, commercial banks, HDFC, ICICI, SBI, तो ये सारे कमर्शियल बैंक्स हैं जिनके साथ पब्लिक डील कर सकती है, ऑपरेटिंग फॉर प्रॉफिट मोटिव, कमर्शियल बैंक्स। आरबीआई, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक्स को जो कंट्रोल कर रहा है। आर रेपो रेट, रेपो रेट इज द रेट एट विच आरबीआई गिव्स मनी टू द कमर्शियल बैंक्स। हम किससे लोन लेते हैं, कमर्शियल बैंक या आरबीआई? हम तो कमर्शियल बैंक से लेते हैं। अगर आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा दिया, अगर आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा दिया, तो कमर्शियल बैंक को लोन सस्ते में मिलेंगे या महंगे? अगर आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा दिया तो कमर्शियल बैंक को लोन सस्ता मिलेगा या महंगा? महंगा। अगर कमर्शियल बैंक को महंगा मिलेगा तो आगे वो पब्लिक को रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाएगी या कम करेगी? जब उनको आगे कॉस्टली पड़ रहा है तो वो भी तो आगे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाएंगे। अगर कमर्शियल बैंक ने रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया, एज अ कंज्यूमर आपके लिए लोन लेना कॉस्टली हो जाएगा या चीप? कॉस्टली हो जाएगा, तो आप लोन कम लोगे या ज्यादा? कम लोगे। अगर लोन कम लोगे, आपकी डिमांड बढ़ेगी या कम होगी गुड्स एंड सर्विसेज की? यही तो करना चाहते थे। इन्फ्लेशन हो गई थी, आपकी डिमांड को रिस्ट्रिक्ट करना चाहते थे, उन्होंने रेपो रेट बढ़ा दिया। उन्होंने क्या करा? रेपो रेट बढ़ा दिया। यूएस रिसेशन फेस करने वाला है, यूएस रिसेशन फेस, द बिगेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड इज गोइंग टू फेस रिसेशन। व्हाई? बिकॉज ऑफ
consistent increase in the repo rate. Because of consistent increase in the repo rate, they had no option. Not just US, UK भी, Europe भी. अभी ये globally देखना क्या खतरनाक सिनारियो होने वाला है. Not good for us. Not good for us because we are dealing with the entire world. Globalization है, but still India is in a much safer position as compared to other countries. क्योंकि हमारी inflation out of control नहीं गई. World over, because of the war, that was the most important मतलब होता ना कि ट्रिगर क्या रहा, वो एक ट्रिगर था. But due to multiple reasons, inflation went out of control. Inflation went out of control, because of which the banks were left with no other option but to increase the rate of interest. They kept on increasing the rate of interest. US में rate of interest पता है क्या था कुछ टाइम पहले? 0.5. 0.5 का मतलब समझते हो? 0.5% पर एनम. मतलब यहाँ पे लोन्स मिलते हैं 14%, 15%, 10%. 0.5% पे अगर लोन मिल रहा है कोई भी ले लेगा. बाद में देखेंगे करना क्या है. 0.5% इज एज गुड एज फ्री. क्या प्लीज आप लो. और वो हो गया 10%. तो फिर क्या होगा? ड्रास्टिकली डिमांड. बिजनेसेस लोन्स लेंगे. एज अ बिजनेस एंटरप्रेन्योर आप लोन लोगे नहीं. अगर 0.5 से 10% हो गया तो योर डिमांड फॉर लोन्स विल इंक्रीज और डिक्रीज? ड्रास्टिकली डिक्रीज. ड्रास्टिकली डिक्रीज फॉर द फ्यूचर बोरोवर्स. जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बोरोवर्स हैं वो तो मर गए. आपका जो एग्जिस्टिंग लोन चल रहा है, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी रिवाइज हो जाएगा. लोन नहीं भर पाए लोग. लोन नहीं. अभी पीछे बैंक फेल हुए यूएस में, SVB, सिलिकॉन वैली बैंक. तो मेजर रीजन यही था कि डिफॉल्ट हुआ लोगों का. रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता गया. एक टाइम के बाद आप नहीं भर पाओगे. बट क्या करें, फंस गए थे ना. एक तरफ इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाना पड़ेगा. लेकिन जैसे आप रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाओगे इकोनॉमिक ग्रोथ अफेक्ट हो जाती है. तो इतना आसान नहीं होता. बट ऑल दिस इज मैक्रो इकोनॉमिक्स. ऑल दिस इज मैक्रो इकोनॉमिक्स. तो मैक्रो इकोनॉमिक्स तो एक बड़े ही मजेदार लेवल की चीज होने वाली है. बट ऑल दिस इज 12th. बट व्हाट आई वांट टू टेल यू इज, मैं ये नहीं चाहता कि जब आप 12th में जाओ तो एक ब्लैंक पेपर की तरह जाओ. You should know what is macroeconomics all about, because overnight knowledge नहीं आ जाएगी. तो इससे बस ये होगा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स सर हमने अभी तो पढ़नी नहीं थी, तो अभी हमने ये सब बातें ही क्यों करी. इसीलिए बातें करी कि नेक्स्ट टाइम व्हेन यू सी अ न्यूज ऑफ अ बैंक फॉलिंग, आप रीड कर लोगे. नेक्स्ट टाइम व्हेन यू सी द वर्ड इन्फ्लेशन, आप शायद रीड कर लोगे. नेक्स्ट टाइम यू सी द वर्ड रेपो रेट, आप शायद उसको रीड करोगे. तो धीरे धीरे यू स्टार्ट रिलेटिंग टू इट. एंड जब तक हम शायद सब्जेक्ट पे आएंगे, आधी बातें जनरल नॉलेज होती हैं, आधी बातें जनरल नॉलेज होती हैं, और फिर आपकी जो रिलेटेबिलिटी है वो कहीं ज्यादा बढ़ जाएगी. तो मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड IED, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, will all both of them will be the course content of class 12th. Class 11th would be macro government budget. Government budget, one of the most important document of our country. Every year whenever the budget is released, तो इकोनॉमी हिलती है शॉर्ट टर्म के लिए. बट जो भी है पूरा एक साल का इम्पैक्ट होता है. बहुत बड़ी बड़ी डिसीजन, लैक्स ऑफ करोड़ इन्वॉल्व होते हैं बजट में. पूरा हमारे इंडिया बहुत ही बड़ी इकोनॉमी है, क्रॉसिंग मतलब रीचिंग ऑलमोस्ट $3 trillion. स्टॉक मार्केट एनालिस्ट स्टैटिस्टिक्स यूज करते हैं, डिफरेंट टूल्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स यूज करते हैं. स्टॉक मार्केट, इंडिया की 2 स्टॉक मार्केट, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, NSE, BSE. एनी आइडिया एक दिन में NSE पे कितने रुपए की ट्रेडिंग होती है? एनी आइडिया? अराउंड करोड़. 1 crore, 2 crores, 5 crores, 3 crores, 4 crores. approximately 10 to 20,000 crores per day. 10 to 20,000 crores. और एक टाइम होता था 50,000 crores भी होता था एक दिन में ट्रेड, एक दिन में. तो समझ रहे हो कि क्या है? इट इज ऑल रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स. तो स्टॉक एनालिस्ट, डेटा एनालिस्ट,
वो ये सारी इंफॉर्मेशन यूज करते हैं। तो मतलब इसमें फ्यूचर का एस्पेक्ट तो बहुत ज्यादा है, बट मैं कह रहा हूँ कि कुछ नहीं, अभी मैं कुछ भी अलग नहीं करना, जो हम पढ़ रहे हैं सारा फोकस उस पर होना चाहिए। बट डोंट जस्ट क्लोज योर आईज, कभी कुछ पढ़ो इंडियन इकोनॉमी के बारे में, ट्राई टू रीड इट। कोई चीज नहीं समझ आती आप टर्म मुझसे पूछो, ग्रुप पे फोटो डाल दी, मैं अभी शेयर करना शुरू कर दूंगा हेडलाइंस कि जब भी कोई टर्म आएगी, क्योंकि वोकैबुलरी ओवरनाइट बिल्ड नहीं होती, वोकैबुलरी ओवरनाइट बिल्ड नहीं होती। तो अकाउंट्स की वोकैबुलरी अलग होगी, इकोनॉमिक्स की वोकैबुलरी अलग होगी, इंग्लिश वोकैबुलरी अलग होती है। बट इंग्लिश की वोकैबुलरी स्ट्रांग हो तो वो हर सब्जेक्ट में ही हेल्प करती है। बट कुछ टर्म्स हैं जैसे कि डेमोग्राफी, आपकी इंग्लिश जितनी मर्जी स्ट्रांग हो, लेकिन वो तो एक बिल्कुल ही टेक्निकल वर्ड हो गया ना, एक फील्ड से रिलेटेड, तो या तो पता होगा या नहीं पता होगा। बट पता होने और ना पता होने में 1 मिनट का फर्क होता है। तो जो भी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड टर्म्स आए, टर्म्स टर्म्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लॉन्ग आंसर्स, नो, टर्म्स, टर्म्स क्लियर होनी चाहिए, टर्म्स क्लियर होनी चाहिए। Macroeconomics is the study of the economy as a whole. We will study about how the government prepares the budget. What are the components of the budget? What is capital expenditure? What is capital receipts? What is revenue expenditure? Government budget कैसे prepare होता है? What are the objectives? Banking, commercial banks, central banks. What are the functions of the central bank? Central bank is the controller of money supply in India. RBI, Central Bank is the controller of money supply of every country. Central Bank एक होता है। अब एक जैसे जनरल नॉलेज, यूएस का सेंट्रल बैंक कौन सा है, नहीं बताया आज तक किसी भी बच्चे ने, जब वो 11th में आया, 12th वाले भी नहीं बता पाएंगे, कोर्स में नहीं है। बट आप खुद सोचो ना कि इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन सा है, आरबीआई, ये सबको पता है, कोर्स में तो नहीं था अभी तक। यूएस का कौन सा है, मैं कह रहा हूं कि फिर भी एक जनरल नॉलेज से एक पता होना चाहिए कि नहीं पता होना चाहिए। व्हाइट हाउस पता है हमें, है तो वो क्या, तो जनरल नॉलेज की कोई लिमिट नहीं होती। ट्राई करना है, तुक्का मारना है। वेरी गुड, फेड, ठीक है ना, फेड, यूएस का जो सेंट्रल बैंक है उसको फेड कहते हैं। वेरी गुड। तो अब एक ने बताया, तो ऐसे थोड़ी ना कि उसके इंस्टाग्राम पे अलग रील्स चल रही है और अलग आ रहे हैं अपडेट्स, नहीं। तो कुछ चीजें आपको आउट ऑफ द वे जाके ही ध्यान देना, वरना क्या होता है आंखों के सामने से तो निकलता है बट वी डोंट इवन रीड इट। नाउ स्टार्ट रीडिंग इट। इनिशियली यू माइट नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग, बट मैं कह रहा हूँ कि दैट इज द फर्स्ट स्टेप, दैट इज द फर्स्ट स्टेप कि आप मतलब एक्सप्लोर करना शुरू करें। मुझसे पूछो, गूगल से पूछो, चैट जीपीटी से पूछो, किसी से भी पूछो, बट वोकैबुलरी बिल्ड करनी शुरू कर दो। मैक्रो इकोनॉमिक्स में गवर्नमेंट बजट के बारे में सीखेंगे, फॉरेन एक्सचेंज के बारे में सीखेंगे कि डॉलर का रेट डिटरमिन कैसे होता है, कैसे डिसाइड होगा कि डॉलर 85 का है या 86 का है या 82 का है। फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस की स्टेटमेंट, नेशनल इनकम कैसे डिटरमिन होती है, एक नेशन की इनकम, जीडीपी कैलकुलेट कैसे होती है। जीडीपी तो बहुत बड़ी चीज होती है, तो हमें कैलकुलेट करना सिखाएंगे, हाँ बिल्कुल सिखाएंगे थ्योरेटिकल लेवल पे, बट कोर्स कंटेंट का पार्ट है कि जीडीपी ऑफ अ नेशन कैसे कैलकुलेट होती है, नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट होती है, मनी एंड बैंकिंग, गवर्नमेंट बजट, नेशन इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, macro concept, study of the economy as a whole. Microeconomics is the study of the economy by breaking it down into individual units. Microeconomics में हम study करेंगे कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में, प्रोड्यूसर बिहेवियर के, इंडिविजुअल लेवल पे आके कंज्यूमर, एज अ कंज्यूमर आप कैसे डिसाइड करते हो कि आप किसी प्रोडक्ट के कितने यूनिट्स लोगे। एज अ कंज्यूमर लॉ ऑफ डिमांड कैसे ऑपरेट करता है, व्हाट डू यू मीन बाय यूटिलिटी, कुछ लॉ सीखेंगे, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। कंज्यूमर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कंज्यूमर का ऑब्जेक्टिव होता है मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन। आप कोई भी डिसीजन उस हिसाब से लेंगे किसी भी कंजम्पशन की, कि ये चीज मैं खाऊं कि ना खाऊं, खरीदूं कि ना खरीदूं, जिसमें आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले। तो कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में स्टडी करेंगे, प्रोड्यूसर बिहेवियर के बारे में स्टडी करेंगे। एज अ प्रोड्यूसर हाउ विल यू डिसाइड हाउ मेनी यूनिट्स शुड यू प्रोड्यूस। प्रोड्यूसर का ऑब्जेक्टिव होता है
मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स। एज अ प्रोड्यूसर मैं तो चाहूंगा कि 10,000 रुपए महीने से कम तो क्या ही फीस होनी चाहिए इकोनॉमिक्स की, तो अकेला बैठा हूँ फिर मैं। एज अ कंज्यूमर आप चाहोगे कि भैया 500 रुपये भी ठीक ही है जिस हिसाब से पढ़ा रहे हो ना आप, तो कंज्यूमर तो चाहेगा कि चीज सस्ते से सस्ती मिले, प्रोड्यूसर चाहेगा कि चीज महंगी से महंगी बिके। तो कैसे डिसाइड होता है किसी कमोडिटी का प्राइस? प्राइस डिटर्मिनेशन माइक्रो कॉन्सेप्ट है, प्राइस डिटर्मिनेशन माइक्रो कॉन्सेप्ट है। तो जो कंज्यूमर का हम बिहेवियर स्टडी करेंगे, प्रोड्यूसर का बिहेवियर स्टडी करेंगे, उसको जब कलेक्टिवली स्टडी करेंगे, कंज्यूमर अपने आप तो नहीं डिसाइड कर सकता, प्रोड्यूसर अपने आप तो नहीं डिसाइड कर सकता, उनके जो बिहेवियर है कलेक्टिवली डिमांड एंड सप्लाई को बढ़ा जाएगा, तो डिसाइड होता है हाउ इज द प्राइस ऑफ द कमोडिटी फिक्स्ड। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज प्राइस थ्योरी, क्योंकि जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है माइक्रो इकोनॉमिक्स का वो डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस ही है, कि ये लैपटॉप कितने का होना चाहिए, ये मोबाइल फोन कितने का होना चाहिए, ये टेबल कितने का होना चाहिए। डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर अ बिजनेसमैन एज वेल, कि भाई प्राइसिंग ही तो सबसे बड़ा इशू है। ओवर प्राइस करा आपका सामान बिकेगा नहीं, अंडर प्राइस करा तो जितना प्रॉफिट कमा सकते थे उतना प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे। तो प्राइस डिटर्मिनेशन माइक्रो इकोनॉमिक्स सिखाता है, प्राइस डिटर्मिनेशन माइक्रो इकोनॉमिक्स सिखाता है। तो बेटा कंटेंट है आपके सिलेबस का पूरा, बट जस्ट रीड वंस, आपको मतलब सिलेबस याद करना बेवकूफी होगी, बट कंटेंट पता होना अवेयरनेस होगी, ठीक है ना। तो कुछ बच्चे ज्यादा जज्बाती हो जाते हैं कि वो ना सिलेबस को याद करते हैं, कि मैं आज का मेरा टारगेट है सिलेबस याद करना, कल को कोई मुझसे पूछे कि सिलेबस क्या है, रॉकेट की स्पीड पे मैं जवाब दे पाऊँ, नहीं, मतलब वो बेवकूफी होगी। आपको सेगमेंट्स पता होने चाहिए कि मैक्रो, देख भाई मैक्रो इकोनॉमिक्स और आईईडी तो पढ़ेंगे हम 12th में, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है जनरल आइडिया होना चाहिए, अभी आ जाएगा। आईईडी क्या है जनरल आइडिया होना चाहिए कि उसमें कंटेंट क्या है, बेसिक ओवरव्यू होना जरूरी है। जब रास्ता बहुत लंबा होता है तो बहुत जरूरी होता है कि एक बार ही उसका हम पूरा मैप देख ले, ताकि रास्ता लंबा है कोई बात नहीं, 2 साल लगेंगे वहां तक पहुंचने में, बट एटलीस्ट एक रास्ता तो दिख गया कि रास्ते में क्या क्या आएगा, ताकि पता हो कहाँ कहाँ हम सीन्स एंजॉय कर सकते हैं। ऐसा नहीं ना कि बस आंख बंद करके जब जो होगा तब देख लेंगे ना, चैप्टर 1 पढ़ेंगे, चैप्टर 2 पढ़ेंगे, अरे चैप्टर्स नहीं है ये चैप्टर्स नहीं है, ये सेगमेंट्स है, डिवाइडेड इनटू वेरियस चैप्टर्स, डिवाइडेड इनटू वेरियस चैप्टर्स, ये यूनिट्स है, यूनिट्स आर सेगमेंट्स। प्लीज, ठीक है ना, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, कि सिलेबस के बारे में क्यों पता होना चाहिए। कि आपको आज से ही पता है कि बैंकिंग आपके कोर्स में होने वाला है, अब 11th के कोर्स में तो नहीं था, वो तो 12th के कोर्स में है, तो फिर अभी मैं क्यों ध्यान दूं कि आरबीआई क्या कर रहा है, क्योंकि आप अंडरस्टैंड कर पाओगे, सिर्फ 5-10 मिनट भी दिमाग लगाओगे तो अंडरस्टैंड कर पाओगे। तो अब जैसे किसी ने बताया ना कि यूएस का सेंट्रल बैंक कौन सा है, क्या पता कहाँ आपके वो क्विज में ये काम आ जाए, और क्विज छोड़ो, इट इज अ गुड इंप्रेशन, ठीक है ना। एक कॉन्फिडेंस बूस्टर होता है अगर आपकी अवेयरनेस, आपकी करंट अफेयर्स की नॉलेज स्ट्रांग होती है। तो आपके लिए ये जो इकोनॉमिक्स है करंट अफेयर्स ये है, करंट अफेयर्स ये प्लस टेक्निकल नॉलेज, तो आपके करंट अफेयर्स भी स्ट्रांग होने चाहिए। टेक्निकल नॉलेज तो मैं दूंगा ना आपको, धीरे धीरे आएगी, वो हौले हौले आएगी, बट करंट अफेयर्स तो या तो पता होते हैं या नहीं पता होते, उसमें तुक्के नहीं लगते। ओके, सो प्लीज